हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग कि बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग काम कैसे करता है, कैसे मनी लॉन्डर किया जाता है या फिर ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है। एंड एट लास्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑन आवर सोसाइटी, और मनी लॉन्ड्रिंग कौन कर सकता है ये भी हमने देखा इन द कंटेक्स्ट ऑफ पनामा पेपर एज वेल एज पेंडोरस पेपर। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, तो आप देख सकते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसका एक आगे का सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग तो इतना बड़ा, बहुत बड़ा बिग ट्रबल है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, तो इसको रोका कैसे जा सकता है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी कौन सी बॉडी है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए काम करती है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। उसको देखने के पहले हम लोग देखेंगे कि कितना ज्यादा इंपैक्ट ये मनी लॉन्ड्रिंग का हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पे पड़ता है। तो आपको दिखेगा कि हाउ मच मनी इज लॉन्ड्रेड ओवरऑल इन द वर्ल्ड। सो ये कितना पैसा है, ग्लोबल जीडीपी के 2 to 5% ऑफ द पैसा इज लॉन्डर्ड। इतना ज्यादा पैसा ब्लैक मनी जनरेट होता है, और वही अगर हम लोग नंबर्स में देखते हैं तो लगभग $800 बिलियन टू 2 ट्रिलियन डॉलर तक का पैसा ब्लैक मनी में जनरेट होता है या फिर मनी लॉन्डर्ड किया जाता है। मतलब यही पैसा ब्लैक मनी करके आता है और उसको व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये तो किसके हिसाब से, रिसर्च डेटा के हिसाब से बेटा। अब रिसर्च डेटा के हिसाब से इतना पैसा दिख रहा है, मतलब ऐसा चांस हो भी सकता है कि भाई इसके 10 गुना भी ज्यादा ब्लैक मनी जनरेट होता होगा। तो भाई ऑब्वियस बात है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। तो इसके कंटेक्स्ट में एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम क्या है, टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग। अगर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है तो ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। अब बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे कैसे काम करती है, ये बेसिकली क्या करती है, एनफोर्स करवाती है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो करना है, ये सब कौन करता है, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसके मेंबर कंट्रीज को बताता है। तो कितने मेंबर कंट्रीज है, बेसिकली अगर देखा जाए तो 39 मेंबर कंट्रीज आर देयर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सो ये 39 कंट्रीज तो इनको तो फॉलो करना ही पड़ता है, बट अलॉन्ग विद जो भी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज है उनको भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा जो भी पॉलिसीज बताई जाती है, फिर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाते हैं वो इंप्लीमेंट करना पड़ता है टू स्टॉप द मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, अब इसका अगर देखा जाए तो ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये किसके साथ काम करती है बेटा, हर कंट्री, अलग अलग कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक है इनके साथ मिलकर ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स काम करती है। अगर इंडिया स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में किसके साथ काम करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में काम करेंगे। मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर पॉलिसीज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बताते हैं वो इंडिया में कौन इंप्लीमेंट करवाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में इंप्लीमेंट करवाता है। सो इसमें हम लोग पहले देखते हैं कि भाई ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम क्या है या फिर कैसे ओरिजिन हुआ। सो बेसिकली देखते हैं तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है बेटा, ये इंटर गवर्नमेंटल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। क्या है, इंटर गवर्नमेंटल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। अब इसका एस्टैब्लिशमेंट को हुआ, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1989, और वो वहां पे उस टाइम पे G7 समिट था पेरिस में, उस टाइम पे ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाया गया टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है, इट इज बेसिकली ना पॉलिसी मेकिंग बॉडी। ठीक है, ये क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिसी मेकिंग बॉडी है कि जो क्या करती है, पॉलिटिकल विल जनरेट करने का काम करती है अलग अलग कंट्रीज में। मतलब जैसा इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर, तो भाई इंडिया को ये आरबीआई के जरिए बताएंगे कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंट करने के लिए हमको ये कानून लाने की जरूरत पड़ेगी। इसको ही हम लोग बोल सकते हैं पॉलिसी मेकिंग बॉडी। और इसका सेक्रेटरीट कहां पे लोकेटेड है, इसका सेक्रेटरीट पेरिस में लोकेटेड है। ऐसे सवाल जनरली कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कि बेसिकली ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स काम क्या करता है। देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या करता है, असेसमेंट ऑफ कंट्रीज ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब ये बेसिकली क्या करता है, असेसमेंट करता है। अब मान लीजिए इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर, यस इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो ऐसे कंडीशन में ये इंडिया का भी असेसमेंट करता है। इंडिया का असेसमेंट करना मतलब क्या, कि देखेगा कि भाई इंडिया की जो भी अथॉरिटीज है या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गई या फिर गवर्नमेंट हो गई, ये मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए कौन से इन्होंने कानून लाए और ये कैसे काम कर रहे हैं, ताकि जो टेरर फाइनेंसिंग वगैरह है उसको रोका जा सके। तो इसको बोलते हैं असेसमेंट ऑफ कंट्रीज। सेकंड, ये क्या करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये बेसिकली रेटिंग एंड रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं टू डिफरेंट कंट्रीज। क्या करते हैं, रेटिंग एंड रिकमेंडेशन। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया लगभग कॉम्प्लायंट है, इनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इंडिया फॉलो करता है। इसीलिए इंडिया किस कैटेगरी में आता है, कि हम लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो भी पर्याप्त कदम है हम लोग उठाते हैं। तीसरा जो आता है तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये क्या करता है, इट वर्क्स टू आइडेंटिफाई नेशनल लेवल वल्नरेबिलिटीज विद द एम ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम फ्रॉम मिसयूज। मतलब बेसिकली क्या है कि नेशनल लेवल वल्नरेबिलिटीज ढूंढने का या फिर उसको निकालने का भी काम कौन करता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स करता है। जिस भी कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशन में या फिर गाइडलाइंस में कुछ कमी रहती है टू स्टॉप टू मनी लॉन्ड्रिंग, तो ऐसे
कंडीशन में उसको गाइडेंस कौन प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये बेसिकली इसका मेन काम है। उसके बाद देखते हैं कि और जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के कुछ गाइडलाइंस है जो आज हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग उसको ये करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो कौन से अगर आप मान लीजिए आप बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं, हमने मनी लॉन्ड्रिंग के क्लास में देखा था कि किस प्रकार जो मनी लॉन्डरर्स रहते हैं वो अपना ब्लैक मनी सिस्टम में डालते हैं, मतलब बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो ये ना हो, ऐसा अननोन सोर्सेस वाला मनी बैंक में ना, इसीलिए इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए। उसमें का एक जो कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन है दैट इज केवाईसी। अब अगर आपको कोई भी बैंक में या फिर कोई भी जगह पे अकाउंट खोलना है या फिर पैसे डिपॉजिट करने हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको केवाईसी फॉर्म फिलअप करके देना पड़ता है। व्हाट इज केवाईसी? नो योर कस्टमर नॉर्म्स। अब ये नो योर कस्टमर नॉर्म्स में क्या क्या रहता है आपको भी बताऊंगा। आप में से ऑलमोस्ट सब लोगों ने बैंक अकाउंट खोले होंगे, तो आपको क्या क्या मांगा जाता है? अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। आपका सोर्स, पैसे का सोर्स क्या रहता है? अगर आप सैलरी अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको सैलरी स्लिप दिखानी पड़ती है टू शो कि भाई जो भी पैसा मैं डिपॉजिट कर रहा हूं वो क्या है, वो लीगल पैसा है। तो ये की है। इवन ऑडिट, ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे जितने भी बैंक्स आते हैं वो बैंक्स का ऑडिट कौन करता है? वो बैंक्स को ऑडिट करना पड़ता है और रिपोर्ट आरबीआई को सबमिट करना पड़ता है। इसी प्रकार जो भी अलग अलग फाइनेंशियल बॉडीज है उनको भी अपना ऑडिट करना पड़ता है। इवन प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो, कि भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग को किसी भी प्रकार से रोका जाए। दीज आर द गाइडलाइंस गिवन बाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब बेसिकली आते हैं तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कुछ महीनों से चर्चा में है। पाकिस्तान, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, उस पर उसको ग्रे लिस्ट में डाला गया है, ऐसी एक न्यूज बहुत कॉमन है। तो बेसिकली व्हाट इज दिस ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट? ठीक है, तो ये हमको समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दो लिस्ट होते हैं, एक होती है ग्रे लिस्ट एंड सेकंड इज अ ब्लैक लिस्ट। सो बेसिकली ये ग्रे लिस्ट क्या होती है, और पाकिस्तान को 2018 से 2018 से पाकिस्तान इज इन ग्रे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो बेसिकली ग्रे लिस्ट मतलब ऐसे कंट्रीज कि दोज आर सेफ हेवंस फॉर टेरर फाइनेंसिंग एज वेल एज मनी लॉन्ड्रिंग। ऐसे कंट्रीज की जो सेफ हेवन है टेरर फाइनेंसिंग के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ऐसे कंट्रीज को कहां पे डाला जाता है? ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। ग्रे लिस्ट का मतलब ये होता है कि वो एक प्रकार की वार्निंग होती है वो कंट्री को कि भाई आप सुधर जाओ और हम आपको फिर क्या कर लेंगे, ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। अगर आप नहीं सुधरते हो तो हम आपको काय में डाल देंगे? ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। यहां पे वही बोला गया कि ब्लैक लिस्ट मतलब कौन से कंट्रीज? कंट्रीज नोन एज अ नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज। नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज जो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते हैं, अल्टीमेटली ऐसे कंट्रीज को सेकंड लिस्ट में डाला जाता है, जिसको बोलते हैं ब्लैक लिस्ट करना। ठीक है, और ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या करता है? ये जो ग्रे लिस्ट या फिर ब्लैक लिस्ट है, इसको टाइम के हिसाब से अपडेट करते रहता है। अगर किसी कंट्री ने, मान लीजिए कल जाके अगर पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग बंद कर दिया या फिर मनी लॉन्ड्रिंग पर उसने एक्शन लेना शुरू कर दिया, तो शायद से ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला भी जा सकता है। बट 2018 से अभी तक पाकिस्तान इज ना ग्रे लिस्ट, और अगर ऐसे ही चलते रहा तो कुछ दिनों में वो ब्लैक लिस्ट में भी चले जाएगा। अब इसके बाद बेसिकली आते हैं कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लिस्ट। मतलब अभी जैसा पाकिस्तान को हमने देखा कि पाकिस्तान इज इन अ ग्रे लिस्ट एंड नंबर ऑफ कंट्रीज आर इन अ ग्रे एज वेल एज इन अ ब्लैक लिस्ट। सो इनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? तो मान लीजिए बेटा कि पाकिस्तान इज इन ग्रे लिस्ट, तो पाकिस्तान को अभी अगर लोन की जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉडीज के पास जाएगा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के पास में जाएगा, IMF के पास में जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास भी जा सकता है, फिर डिफरेंट बैंक के भी पास जा सकता है। बट उसको लोन मिलेगा क्या? इजीली लोन नहीं मिलेगा। सेकंड, इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लग सकते हैं IMF की तरफ से या फिर डिफरेंट कंट्रीज की तरफ से भी, जैसा यूएसए सैंक्शन लगाता है वो भी सैंक्शन पर लग सकते हैं। तीसरी अगर बात करते हैं तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी की रिडक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड। आपका अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर इमेज ही खराब है जैसे पाकिस्तान का है, तो ऑब्वियस बात है भाई आपसे ट्रेड कौन करना चाहेगा? और सबको पता है कि आप जो भी पैसा वो ट्रेड के जरिए कमा रहे हैं, वो अगर आप टेरर फाइनेंसिंग में या फिर मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल कर रहे हो, तो अल्टीमेटली वो लॉस सिर्फ वो स्पेसिफिक कंट्री का नहीं है, वो पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का लॉस है। एंड लास्ट, इंटरनेशनल बाइकॉट। द कंट्री में फेस इंटरनेशनल बाइकॉट। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान जैसा अभी अगर तालिबान आ गया तो भाई ड्रग डीलिंग में है तो शायद से बाइकॉट हो सकता है। उसी प्रकार पाकिस्तान का भी ये सिचुएशन हो सकता है। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल। थैंक यू वेरी मच।